हेलो बेटा। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे आपके स्ट्रेस में। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो स्ट्रेस में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट उसका फिजियोलॉजी और स्ट्रेस रिस्पांस भी मैंने आप लोगों को बताया था, और साथ ही जो स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम था उसका भी विश्लेषण किया गया था। इसमें आपको कुछ जो मैटर था, कहें मैटर या टॉपिक ही कहेंगे, जो छूटा हुआ था, तो जिसमें आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस, क्या क्या रिएक्शन होते हैं जब पर्सन में स्ट्रेस आ जाते हैं, ये आपकी यूनिट 4 से लिया गया है। तो आज मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे क्लियर कर दूँ। इससे रिलेटेड आप लोगों को अदर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपने क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम लोग रिएक्शन टू स्ट्रेस की। आपको मैंने बताया है था कि स्ट्रेस पे जो रिसर्च किया गया था स्पेसिफिक हांस सेली के द्वारा किया गया था। हांस सेली ने ही अपनी बुक द स्ट्रेस ऑफ लाइफ 1979 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और वहीं से स्ट्रेस ही कहें तो आपके जो रिस्पांस थे स्ट्रेस में, क्या क्या रिएक्शन होते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। हांस सेली की बात मैंने इससे पहले भी की थी, और इस आपको हांस सेली की जो बताए गए थे आपके स्ट्रेसर्स, उसके बारे में भी मैंने बात की थी आप लोगों से। तो वो तो क्लियर ऑलरेडी हो ही चुका है। जो कहें तो आपके जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम्स की बात की थी मैंने, जीएएस की। आज हम लोग उनके रिस्पांस में उसकी बात करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है स्ट्रेस रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस टू द बॉडी ऑफ एनी डिपेंड मेड अपॉन इट। तो यहाँ ये जो उन्होंने अपनी बुक दी द स्ट्रेस ऑफ लाइफ, उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया, और आज हम लोग उसी पर आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे हम लोग रिएक्शन टू स्ट्रेस की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिएक्शन इन स्ट्रेस। तो उसमें कहा गया है आपके रिएक्शन इन टू स्ट्रेस में कि जब भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है, किसी भी व्यक्ति में या किसी भी पर्सन में जब स्ट्रेस होता है तो वो दो तरह के रिस्पांस देता है। इसका पहला रिस्पांस होता है साइकोलॉजिकल रिएक्शन, और दूसरा होता है उसका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ जो वो रिएक्शन दे रहा है, चाहे वो साइकोलॉजी, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल रिएक्शन। जो आपकी साइकोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं स्ट्रेस में, उसमें आपके कहें तो एक तरह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होते हैं, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो चलते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्शन के अंतर्गत। आपके जो रिएक्शन होते हैं उसमें कई तरह के जो कहें तो जो मेंटल जो प्रोसेस होते हैं उसके दौरान होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी स्ट्रेस होता है पर्सन में, तो मानसिक कार्यों में एक तरह से कहें तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या डिस्टरबेंस आ जाता है। तो जो भी पर्सन की मेंटल जो फंक्शन है, जो मेंटल वर्क कर रहा है, जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, उसमें उसके डिस्टरबेंस आने शुरू हो जाते हैं। ये आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी पर्सन में स्ट्रेस स्टार्ट होगा किसी भी स्ट्रेसर से, तो जब भी पर्सन में स्ट्रेस की शुरुआत हो रही है तो पहला उसका यही सिम्टम्स होगा, जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन उसका पहला यही होगा कि पर्सन जो है वो अपने जो भी मेंटल एक्ट कर रहा है या उसकी जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक तरह से कहें तो डिस्टरबेंस आ जाएगी, क्षुब्धता आ जाएगी। और ये क्षुब्धता जो है आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के दौरान भी होगी और इमोशनल रिस्पॉन्स के दौरान भी होगी। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के दौरान जब भी पर्सन में आपकी कहें तो स्ट्रेस आता है, या पर्सन में स्ट्रेस सपोज दैट उत्पन्न हो गया किसी भी स्ट्रेसर से। यहाँ स्ट्रेसर्स के का मतलब है कि जिस आपकी इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में पर्सन रह रहा है, जिससे उसे कहें तो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि वो स्टिमुलस जो पर्सन में स्ट्रेस उत्पन्न कर दे रहा है उसे स्ट्रेसर्स कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो पर्सन है, यानी इसमें जो तनाव है वो स्पष्ट रूप से कहें तो आपकी कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है उसमें पाया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी पर्सन में स्ट्रेस की शुरुआत होगी या पर्सन स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है, जब भी स्ट्रेस की शुरुआत होगी
या पर्सन स्ट्रेसफुल होगा, उस कंडीशन में जो उसका कॉग्निशन है वो आपका डैमेज होगा। अब यहाँ कॉग्निशन में अब ऐसी बात नहीं है कोई एक चीज़ होगी, क्योंकि मैंने कॉग्निशन की बात की है, संज्ञान की बात की है। तो यहाँ उसका परसेप्शन, उसकी एकाग्रता, उसका लर्निंग प्रोसेस, उसकी मेमोरी, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। यानी जब भी हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो व्यक्ति है उसमें एक तरह से कहें तो एकाग्रता की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वह अपने जो चिंतन करता है, जो कि मैंने कॉग्निशन की अभी बात की, तो वो जो चिंतन कर रहा है, जो उसकी थिंकिंग है, तो रीजनिंग है, वो अपनी थिंकिंग या रीजनिंग को कहें तो एक साथ उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, संगठित नहीं कर पाता है। और कहें तो एक तरह से चिंतन में चिंता की भूमिका बढ़ जाती है। यहाँ बस शॉर्टली यही कहा जा सकता है कि चिंतन में चिंता की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है। पर्सन जो भी थिंकिंग करता है उसमें, उसकी थिंकिंग में स्ट्रेसफुल अगर पर्सन है और उसकी जो थिंकिंग है तो उसमें एंजाइटी लेवल उसका बढ़ने लगता है। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी शो होने लगेंगी, एक तरफ स्ट्रेस भी है, दूसरी तरफ एंजाइटी भी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंजाइटी सेपरेट है, स्ट्रेस सेपरेट चीज़ है। ये दोनों हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को एक तरह से डिस्टर्ब करती हैं, चाहे आपका एंजाइटी हो चाहे स्ट्रेस हो। वैसे तो आपका स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो, दोनों हर पर्सन में होता है और इसकी बैलेंसिंग भी मस्ट है। एंजाइटी ना हो तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, किसी काम की कोई हम लोग कोई चिंता ही नहीं है, सोए पड़े हुए हैं। स्ट्रेस नहीं है, विदाउट स्ट्रेस हम किसी वर्क को उसकी अपने कहें तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। तो हमको अपने गोल तक अगर जाना है, अपने एम को पूरा करना है, तो उसके लिए हमारे अंदर स्ट्रेस एंजाइटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी का जब लेवल आगे बढ़ने लगता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी इसका संतुलित स्तर बहुत आवश्यक है। उस संतुलन से जब वो आगे बढ़ता है तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि व्यक्ति में जब भी स्ट्रेस होगा, एंजाइटी लेवल उसमें होना स्वाभाविक है। और जब भी वो कोई थिंकिंग करेगा तो थिंकिंग के साथ उसकी एंजाइटी जो है, जो चिंता है, वो बढ़ने लगती है। यानी वो चिंतित ज़्यादा रहेगा, थिंकिंग उसकी कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि चिंतन में चिंता की भूमिका बढ़ जाती है। वो चिंतन कम करेगा और चिंतित ज़्यादा होगा। ये कंडीशन तभी आएगी जब पर्सन में स्ट्रेस का जो कहें संतुलन है वो डिस्टर्ब होगा। संतुलन डिस्टर्ब होगा, यानी कहने का अर्थ है कि जितना हमको स्ट्रेस की आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल होंगे, तब ये सिचुएशन होती है। साथ ही जो पर्सन होता है जिसमें स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, वैसे पर्सन में जो आपका इन्वायरमेंट है वो उस इन्वायरमेंट के हर पहलू को सही ढंग से परसीव नहीं कर पाता। यानी प्रत्यक्षण जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की, तो कॉग्निशन में तो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, मैंने कहा ही। इसमें आपका चिंतन भी आएगा, आपकी मेमोरी भी आएगी, परसेप्शन भी आएगा, लर्निंग भी आएगी, कंसंट्रेशन भी आएगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉग्निशन ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो व्यक्ति जब भी जिस इन्वायरमेंट में है, अगर उसका वो परसेप्शन कर रहा है, परसीव कर रहा है उसको, तो परसेप्शन के दौरान वो सही पहलुओं का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। यानी जो उसका इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रेसर्स हैं, उस स्ट्रेसर्स के बारे में कहें तो पूर्ण रूप से उसके हर पहलू को, उसके हर पार्ट को वो परसीव नहीं कर पा रहा है। वो उसे हमेशा एक कहें तो ये जो इन्वायरमेंट है उसको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही परसीव कर रहा है, उसे समाधान नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ हर पहलू को जब वो कहें तो ठीक ढंग से परसीव नहीं कर पा रहा है, इससे क्या होता है कि स्ट्रेस उसका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ अगर हम लर्निंग की बात करें या अटेंशन की बात करें तो स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो भी कम हो जाता है। स्पैन ऑफ अटेंशन, कोई नई चीज़ मैं नहीं बोली हूँ यहाँ पे, अवधान विस्तार की बात कर रही हूँ। यहाँ अवधान विस्तार, अब आप ये कह सकते हैं कि अवधान विस्तार क्या होता है।
तो अवधान विस्तार का मतलब होता है किसी दिए गए समय में हम जितने उद्दीपकों पर ध्यान अपना केंद्रित कर पाते हैं, किसी दिए हुए समय में हम जितने उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, वही हमारा अवधान विस्तार होता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेसफुल पर्सन है, उसका अवधान विस्तार कम हो जाता है। कम होने का मतलब कि जिस समय में उसको जितने स्टिमुलस दिए जाएंगे, जितने उद्दीपक दिए जाएंगे, वो सभी उद्दीपकों पर अपना ध्यान समान रूप से नहीं डाल पाता है। तो यहाँ अवधान विस्तार पर्सन का कम हो जाता है। साथ ही जो कहें कि उसका अटेंशन होता है, वो बहुत कम समय के लिए किसी उद्दीपक पे जाता है। कहने का अर्थ है कि उसमें ध्यान भंगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो पर्सन है उसमें कहें तो उसका जो थिंकिंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है, परसेप्शन वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी जो अटेंशन की बात की तो मैंने कहा कि स्पैन ऑफ अटेंशन वो भी कम हो जा रहा है। साथ ही उस ध्यान भंगता की स्थिति, बार बार उसका ध्यान भंग हो रहा है, यानी किसी भी काम को अगर वो करना चाह रहा है, कहा ही गया है कि अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। तो अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, बट हम एक ही स्टिमुलस पे अपने मेंटल जो आपकी अटेंशन है उसको हम कर नहीं पा रहे हैं, किसी एक ही स्टिमुलस पे एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ कंसंट्रेशन बन कहाँ रहा है? तो नहीं बन पा रहा है मीन्स कि ध्यान भंग हो रहा है, कंसंट्रेशन में हम नहीं हैं। और ये कंसंट्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे माइंड में एवरी मोमेंट चल रहा है स्ट्रेस, हम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं। तो यहाँ आपका कंसंट्रेशन भी डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी भी यहाँ पर वीक हो जाती है, क्योंकि जब भी पर्सन में स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, स्ट्रेस की कंडीशन जब भी पर्सन में आएगी तो उसकी मेमोरी जो है वो कहें तो कम हो जाती है। वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने एसटीएम से ही फॉरगेट कर जाता है। एलटीएम तक अपने जो विषय सूची जो सूचनाएं होती हैं, जो विषय वस्तु होती हैं, वो उसको एलटीएम में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रिहर्सल कर ही नहीं पा रहा है। कारण सिर्फ यही है, स्ट्रेस। क्योंकि जिस स्टिमुलस की वजह से, जिस स्ट्रेसेस की वजह से वो स्ट्रेसफुल हुआ है, वो उसका ध्यान, उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ उसी स्ट्रेसेस पे होती है। वो स्ट्रेसेस को भूल नहीं पाता, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगातार बना हुआ है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ना हो, बट पर्सन डिस्टर्ब हुआ है। तो डिस्टर्ब हुआ कहाँ से हो रहा है? कॉग्निशन से डिस्टर्ब हो रहा है। तो कॉग्निशन की डिस्टर्बेंस का मतलब हुआ कि उसकी मेमोरी भी डैमेज हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, थिंकिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, लर्निंग भी उसका डिस्टर्ब होगा, अटेंशन भी डिस्टर्ब होगा, परसेप्शन डिस्टर्ब होगा, कॉग्निशन ही डिस्टर्ब हुआ है। तो इस कंडीशन में जो पर्सन है उसकी कहें तो जो रिएक्शन है कम्प्लीटली, यहाँ पर कहेंगे तो हर चीज़ें जो उसकी डैमेज होने लगती हैं, इसको ले करके वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी फीलिंग ही कहें तो यहाँ पर उसकी इमोशंस भी डैमेज होने लगते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्मृति है ये भी पर्सन की कमज़ोर पड़ जाती है। कहने का अर्थ है कि जब भी स्ट्रेस स्टार्ट होता है पर्सन में, तो उसके जो भी आपके कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं वो उसमें एक तरह से अब नॉर्मलिटी आ जाती है। जो भी उसकी कॉग्निटिव फंक्शन है उन सभी में एबनॉर्मलिटी आने लगती है। जो साइकोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं या जो उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट ने यही बताया है कि जो तनाव की परिस्थिति होती है उसमें व्यक्ति कुछ वैसा कहे तो व्यवहारात्मक पैटर्न दिखलाता है जिससे वह अपने पुराने समय में कर चुका होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेसफुल है वो सतर्क रहेगा, चौकन्ना रहेगा, पहले से अधिक हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतता है, और स्ट्रेस या स्ट्रेसर्स उसके सामने आए, स्ट्रेसफुल कहे तो लाइफ वो जीना शुरू कर दिया, तो वो पहले से अधिक चौकन्ना हो गया, पहले से और ज़्यादा सतर्क हो गया। और जब तनावपूर्ण परिस्थिति आती है तो ऐसी कंडीशन में वो चौकन्ना और सतर्कता होने के साथ साथ एग्रेसिव ही होने लगते हैं, क्योंकि पहले से ही वो अपने आप को कहें तो एक तरह से चौकन्नेपन की स्थिति उसमें है। अब ये जब स्थिति और ज़्यादा बढ़ती है तो एक पर्सन एग्रेसिव होने लगता है, या उसके कहें तो नेचर ही एग्रेसिव हो जाता है, बात बात पर एग्रेशन।
तो ये जो सिचुएशन है उसमें कहें तो पहले अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि पहले से चौंकाना रहा है, तो उसमें स्ट्रेस बढ़ने से एक तरह से वो कहें तो एग्रेसिव हो जाता है या एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। उसमें तनाव होने पर जो पहले से अगर जैसे कि अगर पर्सन इससे पहले अगर एग्रेसिव रहा तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है उसमें। जो व्यवहार है उसका यही शो कर देता है कि पर्सन स्ट्रेसफुल है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम पर्सन की बात करेंगे तो उस पर्सन में अगर पहले से स्ट्रेसफुल है तो उसमें एग्रेसिवनेस बढ़ेगी। साथ ही अगर वो पहले चौकन्ना रहता था, पहले कुछ एग्रेसिव रहता था, तो अब वो और अधिक ज़्यादा चौकन्ना होगा और अधिक वो एग्रेसिव होगा। यानी एग्रेसिवनेस जो होती है वो पर्सन में बढ़ जाती है। हाँ, ये दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि जो पर्सन पहले एग्रेसिव नहीं था या कम मात्रा में एग्रेसिव था, पहले कम चौकन्ना था, पहले कम सतर्क था, अब वो ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया, अब वो ज़्यादा चौकन्ना क्यों हो गया? सिर्फ स्ट्रेस के कारण? तो हाँ, इसका कारण स्ट्रेस ही होता है। और इसका अगर हम और डीपली देखें तो यहाँ जो पर्सन स्ट्रेसफुल है उसमें जो उसमें कॉग्निटिव जो एबनॉर्मलिटी आती है, इसके कारण वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, पहले से ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए कहें तो एक अल्टरनेटिव मीन्स जो होते हैं, यानी कुछ वैकल्पिक साधन को ढूंढता है। और वैकल्पिक साधनों का वो प्रशिक्षण नहीं कर पाता है तो उसके व्यवहार में एक तरह से जो कहें एग्रेसिवनेस आने लगती है। तो यहाँ पर्सन में जब भी स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस के दौरान पर्सन जो है ज़्यादा एग्रेसिव सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपनी समस्या, क्योंकि जब भी व्यक्ति के सामने स्ट्रेस तभी होगा जब हम अपने गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होगी तभी हमारे अंदर तनाव की उत्पत्ति होगी, या हम कोई क्रिया कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तभी हमारे अंदर तनाव की उत्पत्ति होगी। तो हम हर समय बस एक ही चीज़ सोचेंगे, समस्या का समाधान, और समस्या के समाधान के लिए हम सबको ही उपयोग करेंगे। तो समस्या के समाधान में हम किसको यूज़ कर रहे हैं? थिंकिंग को करेंगे, मेमोरी को करेंगे, अटेंशन को करेंगे, लर्निंग को करेंगे। तो इन जिन जिन चीज़ों को, परसेप्शन, इन सब सारी चीज़ों को जो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो उसमें हमारा एवरी मोमेंट माइंड बस एक ही वर्क कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जब हमारे लक्ष्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी तो जाहिर सी बात है कि हम प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस कंडीशन में हमारी जो पहले की जो सतर्कता थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और पर्सन एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ एग्रेसिवनेस जैसे ही और ज़्यादा आगे बढ़ रही है, पर्सन के अंदर ये एग्रेसिवनेस सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है और प्रॉब्लम को उसको सलूशन जो है वो नहीं मिल रहा है। यानी स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रेसर्स हैं, उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ रहा है। कारण सिर्फ इतना ही है कि कॉग्निटिव जो उसमें एबनॉर्मलिटी आई है, कॉग्निशन उसका एबनॉर्मल हुआ है, इस कारण वो एग्रेसिव हो रहा है और वो अपने समस्या के समाधान के लिए कुछ जो अल्टरनेटिव जो मीन्स होते हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो वो जो अपनी समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक जो साधन है उसका उपयोग कर रहा है, उसमें भी उसे एक तरह की एंजाइटी जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण वो एक तरह से अपने आप को क्षुब्ध पा रहा है या डिस्टर्ब पा रहा है। क्लियर है? दूसरा जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ये तो हम लोग बात कर रहे थे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की। दूसरा जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है उसमें आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं। इमोशनल सांवेगिक अनुक्रियाएं, जाहिर सी बात है कि स्ट्रेसफुल हम लोग होते हैं तो इमोशंस हर जगह जुड़ा हुआ है। बात करें अगर हम लोग इमोशन की तो स्ट्रेस में जो पर्सन होता है वो कई तरह की आपकी कहें तो इमोशनल रिस्पॉन्स दिखलाता है। विशेष रूप से उसमें जो होते हैं नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। पॉजिटिव आपके इमोशनल रिस्पॉन्स कम से कम पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पर्सन अगर पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इमोशनल उसका कम हो जाएगा, स्ट्रेस उसका कम होने लगेगा, क्योंकि जब तक स्ट्रेस कम नहीं होगा तब तक हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे नहीं। तो जब भी पर्सन में स्ट्रेसफुल कहते स्ट्रेसेस जो हैं उसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेस आ रहे हैं वो काफ़ी दिनों तक अगर बने होते हैं
तो पर्सन में नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पर्सन डिस्टर्ब होता है। और ऐसे जो आपके इमोशनल जो रिस्पॉन्स हैं उनमें कई चीज़ें हैं, जैसे एंजाइटी हुआ, आपके एंगर एंड एग्रेशन हो गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज अब एंजाइटी की। इमोशनल रिस्पॉन्स के अंतर्गत अब हम बात करेंगे एंजाइटी की। एंजाइटी जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति से घिर जाता है, यानी स्ट्रेसेस जितने होते हैं उसके आसपास होंगे और पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको स्ट्रेसफुल समझ में आने लगता है, उस कंडीशन में जो पर्सन होता है उसमें जो सबसे पहली आपकी जो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, वो पहला इमोशनल रिस्पॉन्स आपका एंजाइटी का ही होता है। ठीक है, यहाँ एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी वास्तव में एक ऐसा कहें तो एक अप्रिय सामयिक अवस्था है। एंजाइटी एक ऐसी अप्रिय सामयिक अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति होता है उसमें डर, आशंकाएं, परेशानी, ये सब चीज़ें कहें तो प्रधान रूप से हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि इनमें ऐसी जो रिस्पॉन्स होते हैं, यानी बार बार पर्सन में डर की अनुभूति होना, हर बात पे शक करना, हमेशा परेशान होना, ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसमें बढ़ जाती हैं। एंजाइटी आपका कहें तो मूल रूप से दो प्रकार की होती है, नॉर्मल एंड न्यूरोटिक। दो तरीके की आपकी एंजाइटी की टाइप्स दिए गए हैं। वैसे तो अदरवाइज़ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने भी कई आपके जो एंजाइटी है उसकी टाइप्स बताए हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें हम लोग, मुख्य रूप से अगर बात करें तो आपका नॉर्मल और न्यूरोटिक दो ही आपकी एंजाइटी होती हैं, सामान्य और स्नायु विकृति। जो आपका नॉर्मल एंजाइटी होता है, सामान्य जो चिंता का स्वरूप होता है, वो वास्तव में आपका एडॉप्टिव होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपकी चिंता होती है वो एक तरह से आपकी समायोजी होती है। सामान्य चिंता जो है आपकी समायोजी होती है, और इस तरह का जो व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होता है, ऐसी जो चिंता जो सामान्य चिंता उत्पन्न होती है व्यक्ति में, वो तनाव उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति होती है उसके साथ समायोजन करने में व्यक्ति की मदद करती है। यहाँ बस यही ध्यान देना है, एंजाइटी वास्तव में तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ जो आपकी जनरल एंजाइटी है वो उस पर्सन को, जिस पर्सन में स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रेस के साथ, इसीलिए इसको एडॉप्टिव कहा गया है। जो आपकी जनरल एंजाइटी होती है इसका नेचर कहा गया है कि इसका नेचर एडॉप्टिव होता है, क्योंकि जो ऐसी एंजाइटी होती है वो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाली जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, उनके साथ जो व्यक्ति है उसका समायोजन करने में मदद करती है। न्यूरोटिक एंजाइटी जो होती है वो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति होती है उसमें इतना अधिक डर जाता है, यानी व्यक्ति इतना डर जाता है या आशंकित हो जाता है कि इसके कारण वो वैसी परिस्थिति के साथ अपने आप को निपटने में कहें तो एक क्षमता उसकी लगभग समाप्त हो जाती है और वह अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगता है। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जनरल एंजाइटी होती है वो एडॉप्टिव होती है, जो चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के साथ व्यक्ति का समायोजन करने में मदद करती है। लेकिन जो आपकी न्यूरोटिक एंजाइटी होती है, न्यूरोटिक एंजाइटी जो होती है उसमें जो व्यक्ति होता है, न्यूरोटिक एंजाइटी में जब व्यक्ति में न्यूरोटिक एंजाइटी बढ़ने लगती है तो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से व्यक्ति डरने लगता है। यानी जो इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रेसर्स हैं, उससे व्यक्ति डरने लगता है, घबराहट उसमें होने लगती है और वो उस परिस्थिति से इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा आशंकित हो जाता है कि वो जो तनावपूर्ण परिस्थिति होती है उसे दूर करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, बेसहारा महसूस करने लगता है। तो यहाँ बात करें अगर हम न्यूरोटिक एंजाइटी की, तो वास्तव में यही डेंजरस होती है पर्सन के लिए। यहाँ कहने का अर्थ है कि पर्सन अपने स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है या जो स्ट्रेसफुल जिस स्टिमुलस के कारण उसमें वो स्ट्रेसफुल हुआ है या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वैसी कंडीशन में जो पर्सन होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और असहाय जहाँ महसूस करने लगता है, तो वहाँ पर जो न्यूरोटिक एंजाइटी है वो बढ़ जाती है। अगर हम फ्रायड की बात करें तो फ्रायड ने चिंता का जो कारण है वो वास्तव में अनकॉन्शियस लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बताया है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड ने जो चिंता की बात की है तो उन्होंने बताया है कि जो चिंता का कारण होता है
रीज़न जो है वो अचेतन का संघर्ष है। अचेतन मन में हमारे कुछ जो संघर्ष चलते रहते हैं, जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो हमारे आंतरिक अचेतन मन में चल रहे होते हैं। तो वो जो अचेतन मन के संघर्ष जो होते हैं वो बार बार जो है चेतना में आने की कोशिश करते हैं और वास्तव में वो एक चिंता के रूप में ही बाहर आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करूँ तो उसमें एंगर एंड एग्रेशन है, क्रोध और आक्रामकता। ठीक है। क्रोध और जो आक्रामकता है ये भी आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। इसमें जो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति उनके प्रति एक दूसरे तरीके की जो अनुक्रिया होती है वो भी करना शुरू कर देता है। यानी कहने का अर्थ है कि उसमें एक तरह से क्रोध उत्पन्न होने लगता है और जिससे बाद में व्यक्ति एक तरह से एग्रेसिव बिहेवियर शुरू करने लगता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी व्यक्ति के सामने जो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति होती है या जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनके प्रति जो दूसरी वो कहें तो सामयिक जो रिस्पांस देता है, जो इमोशनल रिस्पांस देता है, उसमें क्रोध होता है। यानी तनाव को वो दूर नहीं कर पाता है तो उसमें पहली अनुक्रिया उसके क्रोध की होगी। एंजाइटी के बाद अब पहली अनुक्रिया उसमें क्या हो रही है, क्रोध की हो रही है। और इस क्रोध से एक तरह से एग्रेसिवनेस जो होती है वो उत्पन्न होता है। यानी क्रोध के बाद या क्रोध से, जैसे ही क्रोध आपका व्यक्ति में आया उसके बाद में जो व्यक्ति होता है एग्रेसिव बिहेवियर करने लगता है। चाहे यहाँ मनुष्य हो चाहे पशु हो, सब पे भी ये स्टडी की गई थी और ये जो स्टडी की गई उससे भी यही स्पष्ट हुआ कि जो तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक होते हैं या वो तनाव उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति होती है, यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी आपके स्ट्रेसर्स होते हैं उनके प्रति प्राणी में पहले क्रोध उत्पन्न होता है और अगर ऐसे जो स्टिमुलस हैं प्राणी के सामने अधिक समय तक बने रहते हैं तो उस स्ट्रेसर्स के प्रति, उस उद्दीपक के प्रति जो व्यक्ति होता है वो आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। यानी पहले तो वो जो स्टडी हुई है यहाँ पर मैं प्राणियों में दोनों की बात करूँ, यहाँ ह्यूमन भी हैं और यहाँ अगर हम पशुओं पे प्रयोग जो किए गए हैं उसके आधार पर भी यही निकाला गया है आपका परिणाम कि जो उद्दीपक होता है वो प्राणी के सामने अगर अधिक समय तक बना हुआ है, पहले तो अगर तनाव उत्पन्न हुआ तो क्रोध आएगा, क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पहली उसकी अनुक्रिया हो गई आपके सामयिकात्मक जो अनुक्रिया है वो क्रोध की होगी। और जब उद्दीपक काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक, जो स्ट्रेसर्स है, जो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाला उद्दीपक है वो अगर काफ़ी समय तक व्यक्ति के सामने बना हुआ है तो व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार जो है वो करने लगता है। यही स्टडी अगर हम बच्चों पे करें तो बच्चों पर भी जो आपके स्टडी किए गए हैं इनसे भी यही स्पष्ट हुआ है कि जब जो बच्चे हैं उन्हें कोई गोल सब्जेक्ट तक अगर पहुंचने से रोक दिया जाए, जो उसका गोल सब्जेक्ट है, जो लक्ष्य वस्तु है, अगर उस तक उसे पहुंचने से रोक दिया जाए तो उसमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन जो है उत्पन्न हो जाता है। इससे पहले भी मैंने कहा कि पर्सन को जब कहीं भी अपने लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होती है तो तनाव की उत्पत्ति उसमें अपने आप होने लगती है। ठीक है। तो यहाँ जो व्यक्ति में तनाव की उत्पत्ति हो रही है उस तनाव के कारण ही तो वो एंजाइटी की तरफ जा रहा है, उसका कॉग्निशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ भी हैं कि जब हम बच्चे की बात कर रहे थे कि बच्चे में भी अगर ऐसी स्टडी की गई, यहाँ पर मतलब कहने का अर्थ है कि जो मानव प्रयोज्य थे उन पर भी प्रयोग किया गया, जो पशु प्रयोज्य थे उन पर भी प्रयोग किया गया और यही प्रयोग या यही स्टडी आपकी जब बच्चों पर की गई तो परिणाम वहीं पाए गए। यानी जब जो बच्चे थे उन्हें उनकी गोल सब्जेक्ट थे जब पहुँचने से रोका गया, जो उनका लक्षित वस्तु था उस तक पहुँचने से रोका गया तो उनमें एक तरह की कहें तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हुई, कुंठा उत्पन्न हुई और उस फ्रस्ट्रेशन से फिर उनमें एक तरह से एग्रेशन का जन्म हुआ। तो यहाँ मैं आपसे कहीं देना चाह रही हूँ कि जब तक फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक एग्रेशन नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन हो तो एग्रेशन हो और एग्रेसिव हो पर्सन तब क्राइम भी कर सकता है। सिचुएशन ऐसी भी आती है। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन एंड क्राइम, तो क्राइम की सिचुएशन के लिए ये ज़रूरी है कि पर्सन में फ्रस्ट्रेशन हो और फ्रस्ट्रेशन के बाद एग्रेसिव पर्सन हो। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं आपकी
कि जब भी फ्रस्ट्रेशन जो उत्पन्न होता है तो उस फ्रस्ट्रेशन से जो पर्सन है उसमें एक तरह से एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो जन्म लेने लगता है, और वे जो लक्ष्य वस्तु है, जो गोल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी ओर एक तरह से कहें तो एग्रेसिव हो जाता है। कभी कभी जो आपके गोल ऑब्जेक्ट होते हैं या जो सोर्सेज होते हैं, जो व्यक्ति में स्ट्रेस कहें तो या फ्रस्ट्रेशन जो है उत्पन्न कर रहा है, वो अस्पष्ट भी होता है। यानी उसे पता भी नहीं होता कि हमारा ये गोल सब्जेक्ट है या स्रोत है जहाँ से हमको फ्रस्ट्रेशन की उत्पत्ति हो रही है या जिस वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट है। ठीक है, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है इसमें व्यक्ति यह नहीं जानता कि उससे किस वस्तु पर वास्तव में आक्रमण करना चाहिए, यानी किस वस्तु के प्रति उसे एग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए, ये भी पर्सन महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो पर्सन है वो लक्षित वस्तु को की ओर तो आक्रामकता दिखलाता ही है, लेकिन जब उसे ये नहीं पता होता कि हमारे फ्रस्ट्रेशन का सोर्स क्या है या ये फ्रस्ट्रेशन क्यों उत्पन्न हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि जब आपका फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, ये जो सोर्सेज हैं वो अस्पष्ट होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो पर्सन है ये नहीं जानता कि उसे किस वस्तु पर मैंने कहा अभी कि आक्रमण करना चाहिए या किस वस्तु के प्रति या किस उद्दीपक के प्रति एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन उसमें ये जो क्रोध है वस्तु के प्रति हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रोध तो उत्पन्न हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में वो अपनी आक्रामकता कहें तो दिखलाने के लिए वो किसी कहें तो स्टिमुलस की खोज करता है, यानी जहाँ पर उसे लगता है कि सोर्स जो है वो अब्सेंस है, पता नहीं चल पा रहा है उसे, तो सोर्स जब अब्सेंस होता है या परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पर उसे ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ किस पर हम अपने जो एग्रेशन है उसको किस पर हम निकालें, आक्रामकता किस पर दिखाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आक्रामकता दिखाने के लिए कहें तो वो किसी दूसरे स्टिमुलस की खोज करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रस्ट्रेशन जो उत्पन्न करने वाला सोर्स है वो अधिक शक्तिशाली हो गया, यानी जिस पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा है, वो सोर्स जिस पर फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा है वो सोर्स अगर मजबूत हो गया या अधिक शक्तिशाली होता है तो उसके प्रति व्यक्ति जो है आक्रामकता नहीं दिखला पाता। यानी जब उसे लगता है कि जो सामने वाला मेरा सोर्स है, फिर जो जिसकी वजह से मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, वो मजबूत है, वो मुझ पर हावी हो सकता है, हम दब सकते हैं, वो हमारे सामने भारी पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति का जब पर्सन जो है मेजरमेंट कर लेता है तो उस कंडीशन में वो उस जो स्टिमुलस है उसके प्रति जो आक्रामकता है वो नहीं दिखला पाता। ये जो परिस्थिति होती है व्यक्ति में आक्रामकता की किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर न कि वास्तविक जो वस्तु या वस्तु की जो की ओर भी स्थापित हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो ये परिस्थिति है कि सोर्स सामने का काफ़ी मजबूत है जिस पर हम अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है, इस परिस्थिति में जो व्यक्ति होता है दूसरे वस्तु या दूसरे उद्दीपक या दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने जो कहें तो जो वास्तविक वस्तु है, यानी कहने का अर्थ है कि जिस उद्दीपक को वो ये मान ले रहा है कि इस उद्दीपक से हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन इस उद्दीपक पर निकाल देंगे तो मेरे लिए भारी हो जाएगा या इससे मुझे खतरा है, तो वो उस उद्दीपक के प्रति अपना फ्रस्ट्रेशन तो बाहर नहीं निकालता है, लेकिन उसी से संबंधित जो दूसरी वस्तु होती है, जो वास्तविक वस्तु होती है, उनके प्रति वो एक तरह से अपने क्रोध को विस्थापित कर देता है। यहाँ विस्थापित करने का यहाँ अर्थ है कि जैसे कि सपोज दैट कि अगर पर्सन बच्चे हैं और मम्मी पापा ने डांट दिया, तो मम्मी पापा वहाँ पर एक ऐसे स्टिमुलस हो गए जिस पर वो अपने क्रोध को जाहिर नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने छोटे भाई बहनों को पीट देगा। तो यहाँ छोटे भाई बहनों को जो मार रहा है, पीट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपने क्रोध को, अपने फ्रस्ट्रेशन को वो छोटे भाई बहनों पे उतार दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। विस्थापन यही होता है। और इस तरह की जो आक्रामकता होती है, इसे आक्रामकता को ही विस्थापित आक्रामकता कहा गया है, डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहा जाता है। यानी एग्रेशन हमको दिखाना किसी दूसरे स्टिमुलस पे था,
उस स्टिमुलस के मजबूत होने के कारण हम उस स्टिमुलस पे अपने क्रोध को नहीं विस्थापित कर पा रहे थे, इसलिए अपने से कमजोर उद्दीपक पर हमने अपना जो क्रोध था उसको विस्थापित कर दिया। इसी को कहा गया आपका डिस्प्लेस एग्रेशन। इमोशनल रिस्पॉन्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक इस पे, तो यहाँ एम्पैथी एंड डिप्रेशन, भाव शून्यता और विषाद, ये स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न होती है जब उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव जो उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है उसके प्रति व्यक्ति में क्रोध, आक्रामकता का व्यवहार न होकर ठीक उसके विपरीत भाव शून्यता और विषादता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी मैंने इस पर बात की कि जब व्यक्ति के सामने अगर कोई स्टिमुलस है जिसके कारण उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो उस स्ट्रेस के प्रति एक तरह से क्रोध दिखाता है। यानी सबसे पहले तो उसमें गुस्सा आया, क्रोध आया, इसके बाद फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन आई, फ्रस्ट्रेशन से अग्रेसिव हुआ, लेकिन स्टिमुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी जो क्रोध है उसको विस्थापित नहीं कर पा रहा, डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो एग्रेशन है वो अपने से जो कमज़ोर उद्दीपक होते हैं उस पर डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आती है कि पर्सन एग्रेसिव तो हो रहा है, लेकिन एग्रेशन वो किस स्टिमुलस पर दिखाए या कहाँ पर अपना डिस्प्लेस करे, कहाँ पर विस्थापित करे, ये सिचुएशन जब नहीं उसको मिल पाती है, या सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर कि वो अपने जो क्रोध है या जो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो किसी और पे उतार नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर वो एम्पैथी या डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाता है। यहाँ भाव शून्यता हो जाती है, यानी आपकी एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के जस्ट कहें अपोजिट जो स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न होती है स्ट्रेसेस के कारण, तो वहाँ पर ये दूसरी स्थिति जो है वो भाव शून्यता और विषादिता की उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो भाव शून्यता और विषादिता का भाव व्यक्ति में जब विकसित होता है तो इसमें ये देखा जाता है अधिकतर कि जो तनावपूर्ण परिस्थिति है वो व्यक्ति के सामने बनी होती है और व्यक्ति उसके साथ निपटने में सफल नहीं हो पाता। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी स्ट्रेसेस जिससे उसे स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, जब वो उसका समाधान नहीं कर पाता, यानी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो समस्या का समाधान न कर पाने की स्थिति में उसमें एक तरह से विषादिता की या भाव शून्यता की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ भाव शून्यता या जो उदासीनता होती है जब ये व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में डिप्रेशन की टेंडेंसी अपने आप आने लगती है। यानी जब भी वो समस्या का समाधान करना चाह रहा है और समस्या का समाधान करने में वो असमर्थ है, तो जब उसे ऐसा लगने लगता है कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा या खुद को असमर्थ पा रहा है, यानी समस्या का समाधान करने में वो असहाय महसूस करना शुरू कर दिया, तो उस स्थिति में जो प्राणी है या जो व्यक्ति है उसमें भाव शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही पर्सन में भाव शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई, वो सीधे सीधे पहुंच जाता है डिप्रेशन टेंडेंसी की तरफ। तो यहाँ डिप्रेशन टेंडेंसी जैसे उस बढ़ रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि वो विषादी प्रवृत्ति उसमें बढ़ने लगी। तो विषादी प्रवृत्ति बढ़ने का अर्थ सीधे ये हो गया कि अब व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो गया है। अब वो उसे ये फील होने लगा है कि हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे या समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं। जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई है उसमें फ्रस्ट्रेशन से जो उत्पन्न करने होने वाले आपके उद्दीपक होते हैं उनके प्रति जो की गई आपकी प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन था, उनको अगर व्यक्ति के व्यवहार में की बात करें तो उनके व्यवहार के समान ही सीखता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन जो उत्पन्न करने वाले उद्दीपक होती हैं उनके प्रति जो रिएक्शन करता है उन्हीं से वो सीखता है। यानी पहले तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के एग्रेशन एग्रेशन बढ़ने पर भी अगर समस्या का समाधान नहीं उत्पन्न हो रहा है तब व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है और इस स्थिति में उसके अंदर की जो भाव शून्यता की प्रवृत्ति होती है और जो उसकी डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ जो व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है वास्तव में उसके प्रति आक्रामकता दिखला करके भी जब सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तब वो उसके प्रति कहें तो उदासीन होता है, उससे पहले वो उदासीन नहीं होता। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो आपका प्राणी है वो उदासीन रहने की अनुक्रिया वास्तव में सीख ले रहा है और धीरे धीरे अगर यही जो रिस्पॉन्स है उसमें लगातार बने हुए हैं तो वो जो प्रवृत्ति होती है उसकी जो कहें डिप्रेशन की जो टेंडेंसी है वो भी उसमें उत्पन्न हो जाती है।
और ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ कहें तो मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी ये दिखाई देती है। चाहे हम जो साइकोलॉजिस्ट ने जो भी स्टडी की, उन्होंने पशुओं पर भी ये स्टडी की है और साथ ही मनुष्यों पर भी किया है, और दोनों में उन्होंने यही पाया है कि जो प्राणी है जब भी तनावपूर्ण परिस्थिति से अपने आप को घिरा हुआ पाता है तो अपने आय को एक तरह से हेल्पलेस पाता है, यानी निसहाय महसूस करने लगता है। और यही जो आपके अध्ययन है मनोविज्ञान में एक तरह से जो अर्जित निस्सहायता की बात की थी, जिसका कहें तो जो ये संप्रत्यय है वास्तव में सेलिगमैन के द्वारा दिया गया था, याद आ गया मुझे। तो यहाँ सेलिगमैन ने जो कहा है कि अर्जित निस्सहायता, तो यहाँ वही चीज़ें आपकी उत्पन्न हो जाती हैं, यानी अर्जित निस्सहायता की जो स्थिति है ये इसी समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी समस्या के प्रति कहें समाधान नहीं कर पाता है, और समाधान करने के लिए एक कहें तो समाधान करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, और भाव शून्यता की स्थिति या डिप्रेशन टेंडेंसी से वो जब गुजरने लगता है, तो वहाँ उसके अंदर जो हेल्पलेस की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो निस्सहायता की स्थिति है व्यक्ति में जो उत्पन्न हो रहा है, ये इसी स्थिति में उत्पन्न होती है, और यही कॉन्सेप्ट सेलिगमैन ने दिया था, अर्जित निस्सहायता। तो यहाँ वास्तव में अर्जित जो निस्सहायता है यही पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती है, यानी व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उसे ये महसूस हो रहा है कि हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे या कभी नहीं कर पाएंगे।